हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ। पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है। ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है। कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर में। मैं हूं प्रीति सिंह। कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के नए केस मिलने से सरकार की चिंता बढ़ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 8 राज्यों को चिट्ठी लिखकर तुरंत कंटेनमेंट उपायों को लागू करने के लिए कहा है, डेल्टा प्लस वेरिएंट को फैलने से ताकि रोका जा सके। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हरियाणा को कंटेनमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग जैसे उपायों को अपनाने के लिए कहा है। साथ ही इन 8 राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट को चिंतित करने वाले वेरिएंट बताया गया है और कहा है कि ये अधिक संक्रामक है और फेफड़ों की कोशिकाओं में ये कहीं ना कहीं रिसेप्टर्स का मजबूत बंधन होता है, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी रिस्पॉन्स को भी संभवतः कम कर सकता है। साथ ही राज्यों से अपील की गई है कि जिन जिलों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के केस पाए गए हैं वहां तुरंत कंटेनमेंट उपायों को अपनाया जाए। इन इलाकों में भीड़ लगने से रोकी जाए, टेस्टिंग को बढ़ाया जाए, ट्रेसिंग की जाए और टीकाकरण को तेज किया जाए। संक्रमित लोगों के अधिक से अधिक सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग करने के लिए भी कहा गया है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की गति तो धीमी पड़ने लगी है, लेकिन नया वेरिएंट सामने आने के बाद चिंता बढ़ रही है। पिछले दिनों देश में सामने आए कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामलों की संख्या में अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं इजाफा हो रहा है। साथ ही सरकार ने बताया है कि अब तक देश के 18 जिलों में कोरोना डेल्टा प्लस वेरिएंट के 50 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के केस सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में मिले हैं, यहां अब तक 20 मामले हैं। मध्य प्रदेश में 7 मरीज मिले हैं, पंजाब गुजरात में 2-2, केरल में 3, आंध्र प्रदेश में 1, तमिलनाडु में 9, ओडिशा में 1, राजस्थान में 1, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक में भी एक केस सामने आया है। और वहीं अब तक डेल्टा प्लस वेरिएंट से देश में 2 मरीजों की जान जा चुकी है। देश देशांतर में आज हम डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते मामलों और इसे रोकने के लिए कंटेनमेंट उपायों की जरूरत पर चर्चा करेंगे। और इस पर बातचीत के लिए, चर्चा के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़े हैं डॉक्टर ई वेंकट राव, मेंबर ओडिशा स्टेट एडवाइजरी कमेटी ऑन कोविड-19। साथ ही मेरे साथ हैं डॉक्टर रमन आर गंगाखेड़कर, मेंबर नेशनल टास्क फोर्स फॉर कोविड-19 एंड डॉक्टर सी
जाहिर तौर पर डर जो है, चिंता जो है वो डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर फिलहाल है और कोशिश यही है कि इसके संक्रमण को जितनी हद तक हो सके उतनी जल्दी से जल्द रोका जाए और इसे लेकर तमाम राज्यों को गाइडलाइन भी जारी की गई हैं। मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा इन गाइडलाइन के बारे में बताएं, क्या निर्देश दिए गए हैं राज्यों को? ये जो वायरस है, जैसे कि सर ने बताया कि इसका म्यूटेशन बहुत फ्रिक्वेंटली होता है और ये एक सर्वाइवल मेथड है। तो सर्वाइवल मेथड में मतलब ज्यादा से ज्यादा कैसे नुकसान पहुंचा सके, या तो ट्रांसमिशन कर सकता है या तो मौत कर सकता है। तो ट्रांसमिशन का जो है इसका थोड़ा सा कम है, लेकिन मौत का चांसेस जो है वो हो सकता है थोड़ा ज्यादा हो। तो इसका जो जितने भी नया म्यूटेशंस आते हैं, सरकार जो है ये हर राज्यों को सूचना देती है कि जितने जल्द से जल्दी हो सके उसका स्प्रेड को रोका जा सके, लोगों को उतना इफेक्ट ना पड़े। तो इस वजह से जो क्वारंटाइन मेजर्स हैं या फिर कंटेनमेंट जोन्स हैं उसको थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्टली करने के लिए हर एक राज्यों को ये खबर पहुंचा गया है, क्योंकि अभी वैक्सीनेशन का प्रॉब्लम चल रहा है, अनलॉकिंग चल रहा है, लोगों को अनलॉकिंग के साथ लोग बाहर निकलने लगे हैं और वैक्सीनेशन के लिए हॉस्पिटल्स जाके पहुंचने लगे हैं। तो इस सिलसिले में जितना कांटेक्ट 1% तो दूसरे आदमी को जब कांटेक्ट बढ़ जाएगी तब जो है ये ट्रांसमिशन का पॉसिबिलिटी है। लेकिन लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो कह रहा है, एक रिसर्च पब्लिकेशन आया है कि इसका ट्रांसमिसिबिलिटी थोड़ा कम है, लेकिन वैक्सीन को धोखा देने में या फिर एंटीबॉडी को धोखा देने में वो माहिर है। तो इस मामले को लेकर थोड़ा सा तो राहत हो सकता है। ठीक है डॉक्टर गंगा हिटकर, जैसे अभी डॉक्टर राव हमें बता रहे हैं कि ट्रांसमिशन को लेकर थोड़ा सा कम खतरा है, लेकिन अगर ये आप पर हमला करता है या इस वेरिएंट के शिकार आप होते हैं तो नुकसान ज़्यादा हो सकता है, जैसे जो बात आपने भी हमें कही है। मैं थोड़ा सा गाइडलाइन की तरफ फिर से आना चाहूँगी डॉक्टर गंगा खिटकर। जो गाइडलाइंस दी गई हैं ये 8 राज्यों को मुख्य तौर पर दी गई हैं, इनमें क्या बड़ी बातें हैं? क्या कंटेनमेंट जोन को लेकर है? जिन इलाकों में एक भी मरीज मिला है क्या वहाँ कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की ज़रूरत है? फिलहाल ज़रूरत क्या है ताकि इसके केसेस को रोका जा सके समय पर? इसमें सबसे बड़ी जरूरत ये होती है कंटेनमेंट, यानी ये नहीं करना है कि पूरा की पूरा वो गांव या वो डिस्ट्रिक्ट उसको बंद करके रखना है, लॉकडाउन करना है, ऐसे तो नहीं है। ये कैलिब्रेटेड लॉकडाउन ही रहेगा। हमको ये देखना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की उन गांव में टेस्टिंग होनी चाहिए जिनको लक्षण है उनमें, और उनके जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं ये मरीजों के, उनके कॉन्टैक्ट्स की टेस्टिंग होनी चाहिए। अगर जरूरी पड़े उनको पॉजिटिव आए तो आइसोलेट करना चाहिए। जहां तक हो सके हमको कैलिब्रेटेड लॉकडाउन अप्रोच से ही उसको हैंडल करना, ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। इसमें सबसे बड़ी बात ये वेरिएंट में ये है कि अक्सर ये पाया गया है कि कुछ वेरिएंट्स ऐसे दिखे हैं कि जिनमें जो स्पाइक प्रोटीन का जो जीन होता है, जिसको हम एस जीन बोलते हैं, वो एस जीन लाइट अप नहीं होता जब हम टेस्ट करते हैं। लेकिन इस बीमारी, ये जो वेरिएंट है, इसमें हमको डायग्नोसिस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो उसका RT-PCR पॉजिटिव आएगा ही आएगा। तो जितना ज्यादा हो सके उनको टेस्ट करें, उनके कॉन्टैक्ट ट्रेस करें और उनको जरूरत पड़े वैसे आइसोलेट करना है। और जो लक्षण उनके अगर उसकी वजह से उनको एडमिट करने की जरूरत आती है तो उनको एडमिट करना चाहिए। अब उसमें दूसरी बड़ी बात, एक डर यह है कि वहां से वो और कहीं फैलेगा क्या। अब उसके लिए हमको ये देखना है कि सुपर स्प्रेडर इवेंट्स टालने के लिए जो भी सरकारी गाइडलाइंस है, कि जिसमें ये बताया जाता है कि या तो ऐसे समझ लीजिए शादी है, शादी टालना, या शादी अगर गए, शादी के लिए परमिशन मिलती है तो कम से कम लोग उस शादी में वो फॉलो करेंगे। सबने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का भी पालन करना है और जहां तक हो सके ये सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स ये अवॉइड करने की कोशिश करना है, ये हमारे लिए जरूरी बनेगा। अब आखिरी बात ये बनती है कि आगे चल के अगर समझो ये ज्यादा केसेस दिखाई देने लगे तो हमको टारगेटेड टेस्टिंग का भी अप्रोच रखना पड़ेगा, क्योंकि हमको जितने ज्यादा लोगों को जनरली ये म्यूटेशंस आते हैं
तो इसका मायना एक होता है कि वहां इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा है, क्योंकि ये विषाणु जितनी ज्यादा विषाणु पैदा करने की कोशिश करेगा, जो किसी दूसरे के शरीर में जाके होगी या उस एक शरीर में गया है उस शरीर में भी ज्यादा विषाणु पैदा करने की कोशिश होगी, तो उतने वेरिएंट आने का चांस ज्यादा होता है। तो जब कभी वेरिएंट दिखता है तो एक्चुअली ये एक निर्देश करता है कि उस एरिया में अभी भी तेजी से ये विषाणु फैल रहा है। तो जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं ये कंटेनमेंट के, ये उसमें पूरे अच्छे ढंग से लागू करना और लोगों को वैक्सीन लेने के लिए बोलते जाना, और जिनको वैक्सीन लेने आती है उन्होंने लेना चाहिए, और जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का अगर वो पालन करें तो वो वेरिएंट रहे या वेरिएंट ना रहे, उनको इन्फेक्शन होने का डर ये एकदम कम हो जाता है। ठीक है डॉक्टर राव, अभी हम भारत में देख रहे हैं 50 से ज़्यादा इसके मामले सामने हैं और जाहिर तौर पर गाइडलाइन जारी की गई हैं और कोशिश पूरी है कि संक्रमण को रोका जाए, इस वेरिएंट को फैलने से रोका जाए। थोड़ा सा मैं चाहूँगी बाकी देशों में या दुनिया के जो बाकी देश हैं वहाँ स्थिति क्या है और वहाँ इस वेरिएंट को लेकर कितना खतरा है? बाकी देशों में ये वेरिएंट का जो मतलब प्रभाव जो है उतना नहीं है। जैसे आप मान के चलिए, जैसे सर ने अभी बताया कि साउथ अफ्रीकन वेरिएंट जो है उसका जो 2 म्यूटेशंस जो है वो साथ साथ रहने की वजह से वो थोड़ा ज्यादा नुकसान पैदा कर रहा था। अभी इसमें जो है एक ही म्यूटेशन जो है तो उसके वजह से थोड़ा कम है, लेकिन ये स्प्रेडिंग जो है ये लोकल म्यूटेशंस ही होते होंगे ज्यादातर। क्या होता है, अभी मान के चलिए अभी जैसे कि वैक्सीनेशन रोल आउट किया गया, म्यूटेशन के लिए एक मौका होता है वायरस के लिए। आप जब एक साथ में ज्यादातर लोगों को मतलब शॉर्ट स्पैन में बहुत कम से कम दिनों में ज्यादा लोगों को अगर एक साथ वैक्सीनेशन कर दिया जाए तो वल्नरेबल जिनको मतलब डिजीज होने का जो चांसेस है वो लोग कम हो जाएंगे, तब जो है उसकी वजह से म्यूटेशन भी कम रहेंगे। अब मान के चलिए कि हम साल भर लगातार वैक्सीनेशन देते रहेंगे तो कहीं ना कहीं एक नया म्यूटेशन आ सकता है। तो ये एक लोकल म्यूटेशन होता है, लेकिन दूसरे देशों में मतलब उनके हिसाब से वहां पे भी कुछ म्यूटेशंस आएंगे, लेकिन यहां पे जो म्यूटेशन आ रहा है इसका बस हमारे लोकल कंट्रोल मैकेनिज्म्स ही यूजफुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टर गंगा खेड़कर, आपने बताया कि किस तरह से कंटेनमेंट बनाना ज़रूरी होगा, कैसे उस पर आगे बढ़ना चाहिए, और जो टेस्टिंग है, ट्रेसिंग है, वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जब हम जीनोम सीक्वेंसिंग की बात करते हैं, मैं चाहूँगी थोड़ा आसान भाषा में आप इसके बारे में बताएं। क्या अब इसको लेकर भी लैब्स की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना की जो चुनौती है वो अलग अलग रूप में हमारे सामने आ रही है और चैलेंजेस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो ये पार्ट किस तरह से अहम है? जैसे पहले ठहराया गया था 100 लोग अगर पॉजिटिव आए तो उनमें के 5 लोगों की जीनोमिक सीक्वेंसेस होना चाहिए, ये पहला प्रिंसिपल था। लेकिन हम अगर हमारे ये जो सेकेंड वेव देखे तो सेकेंड वेव में एक दिन हमको 4 लाख भी पेशेंट दिखे थे। तो 4 लाख अगर मरीज पॉजिटिव करके डिटेक्ट हुए तो वो संख्या बहुत बढ़ जाती है। तो इन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक फिक्स नंबर रखा है कि तकरीबन 20 एक सैंपल्स वो हर डिस्ट्रिक्ट से लेंगे और उनको उनकी जांच की जाएगी। क्या ये सफिशिएंट होगी? सफिशिएंट होना के बारे में बोलना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन जो प्रीडोमिनेंट वेरिएंट्स हैं उस एरिया में वो तो आपको 20 सैंपल भी देखे तो उनमें आपको दिखाई देना ये जरूरी बन जाएगा। तो बोलने का मकसद क्या है? जीनोमिक सर्वेलेंस ये चालू रहना है, ये जितने जल्दी कर पाते हैं उतना करते जाना है, और उसका रिपोर्ट वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ अगर हम दे दें तो स्टेट गवर्नमेंट्स भी जहां कोई नया वेरिएंट दिखता है तो उस वेरिएंट को रोकने के लिए सारे प्रावधान इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद में ये वेरिएंट चारों तरफ नहीं होगा। ये करने के लिए हमको जीनोमिक सर्वेलेंस काम आएगा। लेकिन जीनोमिक सर्वेलेंस ज्यादा जगह पे होना चाहिए, इस किस्म का अगर अप्रोच रखना है तो हमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि जीनोमिक सर्वेलेंस एक तो कीमत उसकी तकरीबन एक टेस्ट की 6,000 रुपया गिरती है। दूसरा, वो कोई टेस्ट ऐसी नहीं है कि पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट रहे वैसा
वहां के वहां हमने की, या उसको समय ज्यादा नहीं लगता है। जब हम जीनोमिक सीक्वेंस करते हैं तो हमको उसको दिन भर वो सैंपल वो रन होते रहेगा, उसके बाद में उसके रिपोर्ट आएंगे, और वो रिपोर्ट को पहचानना भी एक स्किल होती है। तो हर जगह पे तो ये करना जरूरी है ऐसे मैं नहीं समझता, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव बेसिस पे जब होता है तो कहीं ना कहीं अगर न्यू म्यूटेंट आते हैं तो उसको खोजने में हम कामयाब होंगे, ऐसा मुझे लगता है। हम ये अगर कर पाए तो हमको स्टेट गवर्नमेंट्स को ये बोलने में आसानी हो जाएगी कि ये किस जगह पे उनको ये प्रिवेंशन के जो मेजर्स हैं, ये नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन रहे, ये लॉकडाउन की जैसे हम बात करते हैं या कैलिब्रेटेड लॉकडाउन की, ये किस जगह पे हमको टाइट करना है, ये हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है। और डॉक्टर राव, जाहिर तौर पर जो कोरोना के मामले हैं, दूसरी लहर जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, जो राहत की बात है। लेकिन इस तरह से जब नए वेरिएंट आते हैं तो वो अपने साथ और चैलेंजेस लेकर आते हैं। पहली लहर में हमने देखा वेंटिलेटर्स की ज़रूरत ज़्यादा थी, दूसरी लहर में ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा हुई, तीसरी लहर की आशंका जाहिर तौर पर बनी हुई है। उस आशंका के बीच इस तरह के वेरिएंट्स का सामने आना, वो किस तरह के चैलेंजेस को और बढ़ा देता है और किस तरह की तैयारी की ज़्यादा ज़रूरत है हमें? वैसे तो सेकेंड वेव जो है स्पेनिश फ्लू में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा प्रोमिनेंट था, लेकिन ये हिस्ट्रिकल है, पुरानी बातों को मतलब उतना अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ है। कुछ थॉट्स ऐसा भी है कि थर्ड वेव थोड़ा ज्यादा भयानक होंगे। अब ज्यादा भयानक जो है अभी सेकेंड वेव से हमको काफी समझ में आ गया है कि हाँ, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो सकता है या फिर वेंटिलेटर की डेफिशिएंसी हो सकता है, क्योंकि अचानक बहुत सारे नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए हैं। तो उनको कंट्रोल करने के लिए अभी जल्द से जल्दी ये जो कंटेनमेंट मेजर्स जो है उसको थोड़ा चौकन्ना रहना है। तो ये सब दोनों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे देखिए, मान के चलिए कि महाराष्ट्र में है जो नंबर ऑफ केसेस तो जो डिक्लाइनिंग था अभी फिर से थोड़ा थोड़ा ऊंचा होने लगे हैं, और साथ साथ में हमें यह भी खबर मिला है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस जो कि डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है वो भी महाराष्ट्र में है। शायद यही हमारे लिए इंडिकेशन है कि हाँ, ये फिर से थर्ड वेव की तरफ हमें रास्ता दिखा रहा है। तो हमें वो चौकन्ना हो जाना चाहिए कि जो बेसिक मेथड है कि कैसे ये फैलता है, लोगों तक पहुंचना जरूरी है कि ये सिर्फ नाक और मुंह से फैलता है, और नाक और मुंह अगर ढक के रखते हैं और जितने भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो सबको अगर मान के चलते हैं तो मतलब कोई भी रिस्क हमें उठाने की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल। डॉक्टर गंगा खेड़कर, इसको लेकर मैं आपकी भी राय जानना चाहूंगी, क्योंकि तीसरी लहर की आशंका है और डेल्टा प्लस जैसे वेरिएंट जो जाहिर तौर पर चिंता बढ़ा रहे हैं, क्योंकि कई जगह पे ये बातें हैं कि एंटीबॉडीज़ को लेकर हो सकता है उनका असर कम हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी धीरे धीरे और जो शोध है उनमें बाकी चीज़ें भी सामने आएंगी। इसको लेकर आपकी नज़र में किस तरह की और तैयारी की ज़रूरत है, कोई और एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है, किस तरह से मुस्तैद रहना होगा हमें आगे चुनौतियों के लिए? मुस्तैद तो एक ही रहना है। देखिए, ये अभी भी जो सेकेंड वेव चल रही है, सेकेंड वेव में आज भी 50 से 60 हजार केसेस हमको दिखाई दे रहे हैं। वो संख्या बहुत कम हो रही है ऐसे जो हमको लगता है। उसका मुख्य कारण है हमने एक दिन 4 लाख केसेस एक दिन में देखे थे, लेकिन वही 50-60 हजार की फिगर अगर आप पहले वेव के हिसाब से अगर देखें तो उस टाइम पे तो जब ज्यादा से ज्यादा 1 लाख हुए थे तो उस 50-60 हजार को भी हम डर रहे थे। लेकिन ये सच है कि ये जल्दी से ये सेकंड वेव के जो केसेस हैं ये कम हो रहे हैं। अब जब नए वेरिएंट्स आते हैं तो सबसे बड़ी बात हमको जो सोचना पड़ेगा कि नया वेरिएंट आने की वजह से हमको ये केसेस का डिक्लाइन जो दिख रहा है वो प्लाटूइंग ना हो या बढ़ना, ये हमको दिखना नहीं चाहिए। उसके लिए हमको 2 ही चीजें करना है, या तो रैपिड रोल आउट ऑफ वैक्सीन और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, वेदर वो लोग कोई वैक्सीन लिए वाले होंगे या वैक्सीन ना लिए वाले होंगे, सारों ने अगर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का अगर पालन किया तो ये वेरिएंट की वजह से ये आउटब्रेक बढ़ता हुआ भी नजर नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात, हमको ये जो सेकंड वेव है उसकी कंप्लीट डिक्लाइन भी दिख पाएगी
और थर्ड वेव को प्रिवेंट करना भी हम लोगों के हाथ में रहेगा। लेकिन ये दो चीजों को हमको अच्छे ढंग से पालन करना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। डॉक्टर राव, अब सीधे तौर पर सवाल वैक्सीन को लेकर आता है, क्योंकि वैक्सीन की रफ्तार और ज़्यादा तेज़ हो, ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में सवाल आता है कि जो अब नया वेरिएंट आ रहा है, ख़ासतौर से आज हम डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात कर रहे हैं, क्या इन पर भी ये वैक्सीन उतनी ही असरदार होंगी जितना पहले रही? और साथ ही जो दोनों डोजेज हैं उनको लेकर भी बात है, यहाँ तक की बात अब आती है बूस्टर डोज को भी लेकर। तो वैक्सीनेशन का जो पार्ट है उसमें किस तरह की तैयारी की जरूरत है नए वेरिएंट्स के मद्देनजर? अभी जो है हमें मतलब खुश रहना चाहिए कि अभी जितने भी नया वेरिएंट्स आए हैं, अभी जैसे कि मान के चलिए इन्फ्लुएंजा में हर 6 महीने में, 1 साल में एक नया वेरिएंट आके पहुंचता है, जिसकी वजह से हमको वैक्सीन को बदलना पड़ता है। शुक्र मानना चाहिए कि अभी ये भी आरएनए वायरस है, लेकिन इसका जो वेरिएशन इतना भी नहीं हो रहा है जिसकी वजह से हमको वैक्सीन की शिफ्ट चेंज करने की इतना जरूरत पड़े। अभी जैसे मान के चलिए कि कोवैक्सीन जो है, होल वेरिएंट का जो इनएक्टिवेटेड होल वेरिएंट वैक्सीन है, मतलब वायरस को कंप्लीटली जितने भी प्रोटीन्स हैं वो सारे हमारे बॉडी के अंदर घुसता है। तो जिसके वजह से हमारा जो क्रॉस प्रोटेक्शन है डिफरेंट प्रोटीन के अगेंस्ट में हमारे बॉडी में वो प्रोडक्शन होता है, जो कि नया वेरिएंट आने के बावजूद हमको वो प्रोटेक्शन दे सकता है। तो इस सिलसिले में सबसे ज्यादा ध्यान रहना चाहिए कि वैक्सीन जितने भी लोग लिए हैं, अगर ध्यान रखा जाए तो लोगों का मरना जो है कम हो रहा है, मोर्टेलिटी कंप्लीटली कम हो रहा है, और जितने भी सीरियस डिजीज जो है वो सीरियस डिजीज भी नहीं हो रहा है। तो लोगों के मन में जो एक विधा है कि हाँ ये वैक्सीन ले या ना ले, जो हेजिटेंसी जो है कुछ पॉकेट्स में अभी भी जबरदस्त हेजिटेंसी है, उसको कम रहना चाहिए, और ताकि हम कम से कम 60 to 70% हमारे जो पॉपुलेशन है उनका वैक्सीनेशन जल्द से जल्दी कर लिया जाए। अभी जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बताया कि 21 जून में से एक मिशन मोड में वैक्सीनेशन चल रहा है। अगर उस सिलसिले में देखा जाए तो अगले 2-3 महीने में अगर मैक्सिमम वैक्सीनेशन दे दिया जाए तो ये चाहे डेल्टा हो या डेल्टा प्लस हो या और कोई तीसरा वेरिएंट हो, चाहे उनसे हम लोगों को थोड़ा राहत पक्का मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी बात है। और डॉक्टर गंगाखेड़कर, आप आखिर में जाते जाते क्या सलाह देंगे? कितने दिनों में हम ये भी जान पाएंगे कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के खिलाफ कितनी असरदार है हमारी वैक्सीन, और क्यों वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है? जो कई लोग, जैसा अभी डॉक्टर राव ने कहा कि कई लोग अभी भी हिचक रहे हैं वैक्सीन को लेकर, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? और साथ ही जो कोरोना की लहर कम हो रही है उस बीच हम देख रहे हैं कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन भी लोग कहीं ना कहीं उसमें भी अब लापरवाही बरत रहे हैं। तो ये कितने बड़े हथियार हैं, क्योंकि कोरोना की लड़ाई अभी थोड़ा लंबी हमें दिख रही है। कोरोना की लड़ाई तो लंबी है, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट हमको 1-2 मैसेजेस के बारे में सोचना पड़ेगा। हम जब पब्लिक फोरम में बात करते हैं वैक्सीन की एफिकेसी कम होती है, तो लोग उसका गलत अर्थ निकालते हैं कि वैक्सीन की एफिकेसी कम होती है यानी इसका प्रोटेक्शन नहीं होगा। अगर प्रोटेक्शन नहीं होता है तो मैं क्यों वैक्सीन लूं? लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया में अभी तक कोई भी ऐसा वेरिएंट तैयार नहीं हुआ है जो वैक्सीन के प्रोटेक्शन को तोड़ सकता है। तो हमको बिल्कुल बगैर सोचे जो वैक्सीन मिल रही है, वो कोवैक्सीन रहे, कोविशील्ड रहे, स्पुतनिक भी रहे, वो जल्द से जल्द देना, इसमें अक्लमंदी होती है। ये क्यों अक्लमंदी बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर मैं वैक्सीन लूंगा तो मुझे सीवियर कोविड डिसीज होने का चांस अभी भी वेरिएंट आने के बावजूद भी कम हो जाएगा, और उसकी वजह से मृत्यु होने का जो चांस है वो भी एकदम कम हो जाता है। रहा सवाल अब इन्फेक्शन होने का चांस, इन्फेक्शन होने का चांस कम करने के लिए हमने अगर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का अगर पालन किया तो हमको ये चीजों के ऊपर डरने का कोई कारण नहीं रहेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, हम जब बार बार बोल रहे हैं तीसरी वेव आएगी, तीसरी वेव बहुत सीवियर हो जाएगी, अब लोग उसका अर्थ भी अलग निकालते हैं कि ये सेकंड वेव खत्म हो गई। सेकंड वेव खत्म नहीं हुई है,
अभी भी सेकंड वेव चालू है। आज भी 50 से 60 हजार लोगों को बीमारी होती है। अब ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है बोलने के लिए, क्योंकि हमको ये याद रखना पड़ेगा कि सेकंड वेव आई उस वक्त समाज का बहुत बड़ा तबका ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं कर रहा था, इसलिए सेकंड वेव आई। अब सेकंड वेव आने के बाद में हमको एक पता है कि ज्यादातर लोग जो थे वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं कर रहे थे। अब समझ लीजिए उनको इन्फेक्शन नहीं हुआ तो वो क्या सोचेंगे, ये जो सरकार बार बार बोल रही है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना चाहिए, ये शायद सही नहीं होगा। हम लोगों ने तो पालन नहीं किया, फिर भी ये इन्फेक्शन डिक्लाइन हो रहा है। ये बिल्कुल गलत मैसेज जाएगा, कॉम्प्लेसेंसी बढ़ जाएगी। सबको एक समझना है कि हमको अभी भी बहुत समय है संभलने के लिए। वैक्सीन लो, वैक्सीन लेने के बावजूद भी हमको ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते ही रहना पड़ेगा। अगर ये हमने दोनों चीजें सही ढंग से की तो आपको थर्ड वेव ये टालने में बहुत मदद हो जाएगी, या थर्ड वेव की जो पीक होती है वो एकदम छोटी करने में भी हम कामयाब हो सकते हैं और सेकंड वेव को भी जल्द से जल्द झुका पाए। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर रमना और गंगा खेड़कर आपका, डॉक्टर ई वेंकटराव, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और साथ ही इतना कुछ इस वेरिएंट को लेकर और साथ ही हमारे दर्शकों को जो ज़रूरी सलाह और सुझाव हैं फिलहाल कोरोना के खिलाफ जंग के बीच, वो भी देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर है देश में कोरोना की लहर ज़रूर धीमी हो रही है, लेकिन केस अब दिन पर दिन कम हो रहे हैं, लेकिन इस बीच कोरोना का जो नया डेल्टा प्लस वेरिएंट है वो जाहिर तौर पर चिंताएं बढ़ा रहा है। ये डेल्टा के मुकाबले काफ़ी तेज़ी से फैल भी रहा है, संक्रामक भी है, और जाहिर तौर पर जो भी नया वेरिएंट आ रहा है वो एक बार फिर हमें ये संदेश दे रहा है कि जो तमाम कड़े उपाय हैं कोविड के खिलाफ, इस लड़ाई के खिलाफ, वो अपनाए जाने ज़रूरी हैं अभी। और कंटेनमेंट का फैसला जो अभी लिया जा रहा है, इसको लेकर जो राज्यों को निर्देश दिए गए हैं वो भी इसी में शामिल है। लड़ाई अभी कोरोना से लंबी है, इसलिए हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभाते रहना है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहिए, कोताही ना बरतिए, अपनी बारी आने पर जरूर वैक्सीन लगवाइए। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।